तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विराम चिन्ह। यदि विराम चिन्ह की बात की जाए तो हमने थंबनेल में लिखा था कि ये नियम आपने अब तक नहीं पढ़े होंगे। कुछ ऐसे नियम भी हैं जो कि काफ़ी डीप में होते हैं, जो कि शायद आपने अब तक नहीं पढ़े होंगे। यदि इसके प्रश्नों की बात की जाए तो यहाँ पर आपसे कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि वहाँ पर आपसे एक विराम चिन्ह दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इस विराम चिन्ह का नाम क्या है, या फिर आपको वहाँ पर एक नाम दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इसका विराम चिन्ह जो साइन है वो क्या है। इसके बाद सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट फंसते हैं वो यहाँ पर फंसते हैं कि जब आपको एक वाक्य दे दिया जाता है और उस वाक्य में आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह आएगा, तब वहाँ पर सबसे ज़्यादा फंसते हैं। तो यहाँ पर हम इस टॉपिक को इन डिटेल में पढ़ने वाले हैं, साथ ही हम आपको कुछ ऐसे नियम भी बताएंगे जो कि शायद आपने अब तक नहीं पढ़े होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक विराम चिन्ह। इसके यदि शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो शाब्दिक अर्थ होता है इसका ठहराव, या हम बोल सकते हैं विश्राम, या फिर हम बोल सकते हैं रुकना। ठीक, ये आपका रुकना है। ठीक, रुकना। इसके बाद यदि परिभाषा की बात की जाए तो वाक्य को पढ़ते या बोलते समय कम या अधिक मात्रा में रुकना। देखिए, हमने आपको बोला था इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, ठहराव, विश्राम या रुकना। जब कभी भी हम किसी वाक्य को पढ़ रहे हैं तो उसके बीच में ही हमें कुछ ठहराव लेना होता है अपनी बात को सही तरीके से समझाने के लिए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, विराम चिन्ह। अब इसके बाद विराम चिन्ह के प्रयोग की बात की जाए तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे कि यदि किसी वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग ठीक प्रकार से ना किया जाए, यदि किसी विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य में ठीक प्रकार से नहीं किया जा रहा है तो वहाँ पर जो वाक्य जो होता है वह या तो अर्थहीन हो जाता है या फिर कोई अन्य अर्थ प्रकट कर देता है। या तो वह वाक्य अर्थहीन हो जाता है या फिर वह कोई अन्य अर्थ प्रकट कर देता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला वाक्य लिखा है रोको मत जाने दो। अब इस वाक्य को जब डायरेक्टली बोला जा रहा है तो यहाँ पर ये समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर जाने के लिए बोल रहा है या रोकने के लिए बोल रहा है। वो रोकने के लिए बोल रहा है या जाने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर अर्थ स्पष्ट नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, आपका अर्थहीन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है रोको मत जाने दो, और आपको पता है कि ये एक अल्पविराम है और अल्पविराम का जब कभी भी प्रयोग किया जाएगा तो वहाँ पर क्या करना होगा, हमें ठहराव लेना होगा। यानी कि विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है, ठहराव या रुकना। अब यहाँ पर हम थोड़ा रुकेंगे तब आगे बोलेंगे। तब यहाँ पर रोको मत जाने दो, तब इसका अर्थ क्या निकलता है, जाने मत दो, यानी कि वो रोकने के लिए बोल रहा है। अब यहाँ पर हमें ये स्पष्ट हो गया है कि वह रोकने के लिए बोल रहा है। अब इसी प्रकार से यदि विराम चिन्ह का प्रयोग दूसरे प्रकार से किया जाए इसी वाक्य में, तब क्या होता है, जैसे कि रोको मत जाने दो। यहाँ पर हम यहाँ पर रुकेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा अल्पविराम लगा हुआ है, तो यहाँ पर रुकेंगे तब हम क्या बोलेंगे, रोको मत जाने दो। यहाँ पर इतना बोलने के बाद सीधा इतना बोला जा रहा है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि रोको मत, यानी कि वह जाने के लिए बोल रहा है। इससे पहले बोला रोको मत जाने दो, यहाँ पर रुके तो इसका मतलब क्या था, रोकने के लिए बोल रहा है। जाने मत दो यह बोल रहा है वो कि जाने के लिए मना कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जाने के लिए बोला जा रहा है। तब आप यहाँ पर क्या कहोगे कि यहाँ पर जाने मत दो और यहाँ पर जाने दो। अब यहाँ पर एक दूसरे का ये क्या कर रहे हैं, विपरीत अर्थ प्रकट कर रहे हैं। तो हमने आपसे क्या कहा था, जब कभी भी किसी विराम चिन्ह का प्रयोग किसी वाक्य में यदि ठीक प्रकार से ना किया जाए तो वहाँ पर क्या होगा कि या तो वह अर्थहीन हो जाएगा या फिर वो क्या करेगा कि कोई अन्य अर्थ प्रकट कर देगा। यहाँ पर आप देख रहे हो, तो अब इसे हम क्या समझ सकते हैं, यदि किसी इंसान को बोलना हो, रोकने के लिए बोलना हो और उसका प्रयोग दूसरे प्रकार से किया जा रहा है, तब वहाँ पर क्या होगा कि वह उसका विपरीत अर्थ प्रकट कर देगा। तो ये चीज़ें आपको अच्छे समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी हमें जो पढ़ना है वो है विराम चिन्ह के भेद। ठीक, तो विराम चिन्ह के भेद की बात की जाए तो सबसे पहला यहाँ पर एक पॉइंट है, हिंदी भाषा में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला विराम चिन्ह है,
ये आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है तो आप हमेशा ही इसका जो आंसर होगा वो दोगे अल्प विराम। ठीक, यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो रहेगा आपका अल्प विराम। ठीक, इसके बाद है सबसे पहला जो हम विराम चिन्ह पढ़ने वाले हैं वो है अल्प विराम, जैसे हम अंग्रेजी में कॉमा के नाम से जानते हैं। ठीक, यहाँ पर इसका सबसे पहला जो प्रयोग है वो है एक ही प्रकार के शब्दों को अलग अलग दिखाने के लिए। यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये काफ़ी इजी है, ये सभी को आता है, फिर भी हम यहाँ बता देते हैं। जैसे कि राम, सीता, लक्ष्मण, इस प्रकार इनमें कॉमा लगा हुआ है, और हनुमान, ये सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। और आप हमेशा ही याद रखिए कि ये जो आपका अल्पविराम होता है इसमें जो अंतिम जो देखिए एक ही प्रकृति के शब्दों का या वाक्यों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जहाँ पर जो अंतिम शब्द या वाक्य होगा उससे पहले आपका और, अथवा, या इस प्रकार के शब्द भी आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमारा दूसरा पॉइंट है किसी वाक्य में उपस्थित सभी उपवाक्यों के मध्य थोड़ा रुकने या उन्हें अलग अलग करने के लिए। किसी भी वाक्य में उपस्थित सभी उपवाक्यों के, देखिए जितने भी आपके उपवाक्य होंगे उन सभी उपवाक्यों के बीच में थोड़ा थोड़ा रुकने और उन्हें अलग अलग करने, इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि वह आया, कौमा, खाना खाया और वापस चला गया। अगर यहाँ पर देखिए जी और नहीं होता तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉमा का ही प्रयोग होता, यानी कि अल्पविराम का ही प्रयोग होता। लेकिन यहाँ पर हमने आपको बताया था यहाँ पर क्या होगा कि और, अथवा, या इस प्रकार के शब्द आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन कहाँ पर देखने को मिलेंगे? जो आपका अंतिम जो होगा, अंतिम शब्द या अंतिम उपवाक्य उससे पहले देखने को मिलेंगे। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा तीसरा नियम है, यहाँ पर बोला गया है अल्प विराम का प्रयोग अवतरण चिन्ह के ठीक पहले होता है। देखिए यदि आपको अवतरण चिन्ह नहीं पता तो आप सिर्फ इतना याद रखिए कि ये जो होता है ये आपका अवतरण चिन्ह कहलाता है। ये दोनों एक साथ ही आते हैं आपके, और ये आपके इसके भी प्रकार होते हैं, इसको भी हम इन डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इतना समझ लेते हैं कि अवतरण चिन्ह से पहले आपका क्या होता है कि अल्प विराम का प्रयोग होता है, जैसे कि आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा। ठीक, इसके बाद आपका चौथा नियम है संबोधन कारक की संज्ञा के पश्चात। अब संबोधन कारक क्या होता है? देखिए संबोधन जो होता है उसका अर्थ होता है जैसे कि आप किसी भी बात को बोल रहे हो तो किसी भी बात को बोलने के लिए जब आप भाव का प्रयोग करते हो, जब आप भाव का प्रयोग करते हो तब वहाँ पर क्या कहलाता है? वो संबोधन। जैसे कि यहाँ पर बोला जा रहा है रवि तुम आज फिर देर से आए, यानी कि यहाँ पर ये जो रवि शब्द बोला जा रहा है इसके बाद आपका क्या आ रहा है? भाव आ रहा है, यानी कि रवि शब्द जो बोला गया है वो भाव के साथ बोला गया है। जैसे कि रवि आज तुम फिर से देर से आए, इस प्रकार से बोला जाएगा। तो यहाँ पर ये जो रवि है ये भाव के साथ बोला जा रहा है, तो यहाँ पर ये क्या है? कॉमा का प्रयोग हो रहा है, यानी कि अल्पविराम का। ठीक, अब यहाँ पर लो मैं यह आया, अब यहाँ पर ये लो शब्द जो है इसको क्या किया जा रहा है कि भाव के साथ बोला जा रहा है। ठीक, इसी प्रकार से लाओ मुझे दे दो, यानी कि यहाँ पर ये जो लाओ शब्द बोला जा रहा है ये क्या बोला जा रहा है? भाव के साथ बोला जा रहा है। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। पांचवा नियम होता है हमारा समानाधिकरण शब्दों के बीच में। अभी समानाधिकरण क्या होता है? समानाधिकरण बनता है आपका समान प्लस अधिकार से, यानी कि जिन दोनों का समान अधिकार हो। जैसे कि हम यहाँ पर बोलते हैं, यहाँ पर बोला हमने 2 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो इन दोनों का मतलब क्या है? 2 ही है, यानी कि ये बराबर है इसके, यानी कि ये दोनों एक ही हैं। यदि हम यहाँ पर बोले 2 + 2 इज इक्वल टू 4, अब यहाँ पर हम बोले 2 + 2, ये भी तो आपका 4 ही होता है, और ऐसे देखें तो ये भी आपका 4 है, यानी कि अधिकार तो दोनों का समान ही है, दोनों तो एक ही है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप समझिए समानाधिकरण शब्दों के बीच में, और यहाँ पर लिखा हुआ है दोनों वस्तुएं एक ही होती हैं। देखिए दोनों वस्तुएं आपकी एक ही होनी है, क्योंकि जब एक ही होंगे तभी तो उनका क्या होगा? समान अधिकार होगा। जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं, विदेह राज
की पुत्री वैदेही राम की पत्नी थी। अब यहाँ पर राम की पत्नी है, इसकी जगह पर हम वैदेही बोल सकते हैं। राम की पत्नी कौन है? वैदेही तो बताया जा रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर भी क्या है? वैदेही है। जैसे कि अभी हमने आपको समझाया था, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ पर दोनों साइड 2 ही है, तो यानी कि ये दोनों क्या है? बराबर ही तो हैं, बराबर अधिकार है इन दोनों का। यानी कि यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर कौन है? वैदेही, और यहाँ पर राम की पत्नी बोला जा रहा है, तो राम की पत्नी यहाँ पर कौन बोली जा रही है? वैदेही बोली जा रही है। तो यहाँ पर ये भी वैदेही है और ये भी वैदेही है, तो यानी कि ये दोनों क्या हैं? बराबर हैं, यानी कि समान अधिकार है दोनों का। अब यहाँ पर जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल है ईरान के बादशाह, ठीक, ईरान के बादशाह नादिर शाह ने दिल्ली पर चढ़ाई की थी। अब यहाँ पर बोला जाए ईरान के बादशाह, अब ईरान के बादशाह हैं कौन? नादिर शाह। नादिर शाह के बारे में ही यहाँ पर बोला जा रहा है, और नादिर शाह के बारे में भी यहाँ पर बोला जा रहा है, तो यानी कि ये दोनों क्या हैं? समान है, यानी कि ये दोनों बराबर हैं। तब ये दोनों बराबर हैं तो यहाँ पर इसका कॉमा का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद आपका 6वां नियम है वाक्य में आए क्रिया विशेषण या विशेषण उपवाक्यों को अलग अलग करने के लिए। देखिए क्रिया विशेषण और विशेषण उपवाक्य, देखिए ये चीज़ें यदि क्रिया विशेषण वगैरह यदि आपको नहीं आती हैं तो आप चैनल पर जाकर ये चीज़ें पहले पढ़ लीजिए, तब आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। यदि आपको क्रिया विशेषण नहीं आता कि क्रिया विशेषण होता क्या है, अव्यय क्या होता है, ये चीज़ें यदि आपको नहीं आती तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल से समझते हैं, संत महात्माओं ने, ठीक, कॉमा लगाया, समय समय पर, यहाँ पर फिर से हमने कॉमा लगाया, यह उपदेश दिया है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये समय समय जो होता है ये भी आपका एक क्रिया विशेषण होता है, ठीक। अब यहाँ पर आप देखोगे यह बात, कॉमा लगाया, यदि सच पूछो तो, फिर कॉमा लगाया, मैं भूल ही गया था, ठीक। यहाँ पर क्या है? आपका क्रिया विशेषण और विशेषण उपवाक्य, इन दोनों को क्या किया जा रहा है? अलग अलग किया जा रहा है, ठीक। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट 7वां नियम है वाक्य में शब्दों एवं वाक्यांशों की पुनरावृत्ति होने पर और विशेषकर उन पर बल देकर उच्चारण करने पर। जब किसी वाक्य में शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है या वाक्यांशों की पुनरावृत्ति हो रही है, तब वहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। उसके बाद विशेषकर जब उन पर बल देकर बोला जाता है, बल देकर जब उनका उच्चारण किया जाता है, तब वहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मैं तुमसे नाराज, बहुत नाराज हूँ। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो नाराज शब्द है इसकी क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यह किताब उपयोगी, बहुत उपयोगी है। अब यहाँ पर ये जो उपयोगी शब्द है इसकी क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट है हमारा 8वां नियम, जब वाक्य से वह, यह, तब, तो, या, अब इत्यादि शब्द लुप्त हों, तब ऐसे शब्दों के स्थान पर, ऐसे शब्द होते हैं वह, यह, तब, तो, या, अब, इस प्रकार के जब शब्द वाक्य में आने हों लेकिन उनका प्रयोग नहीं किया गया है, वो वहाँ पर वाक्य में लुप्त हैं, दिखाया नहीं गया है, उन्हें शो नहीं किया गया है, तब उन शब्दों के स्थान पर क्या होगा? आपका अल्प विराम का चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि जब जाना ही है चले जाओ। अब यहाँ पर आप लगा सकते हो, तो लगा सकते हो, या फिर आप तब लगा सकते हो। जैसे कि जब जाना ही है तो चले जाओ, या फिर जब जाना ही है तब चले जाओ। यहाँ पर तो भी लगा सकते हैं और तब भी लगा सकते हैं, दोनों ही कंडीशन में ये वाक्य जो होगा आपका बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर इन दोनों का प्रयोग नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ क्या किया गया है? अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। इसके बाद है मैंने जो कहा झटपट करो। अब यहाँ पर क्या है? वह जो शब्द है इसका यहाँ पर क्या है? उच्चारण तो है लेकिन उसका यहाँ पर प्रयोग नहीं किया गया है। जैसे कि मैंने जो कहा वह झपट कर करो, ठीक। तो ये चीज़ समझ आई होगी। यहाँ पर क्या होगा? वह। इसी प्रकार से वह जहाँ जाता है बैठ जाता है, यानी कि यहाँ पर क्या शब्द आ सकता है? तो वहाँ आ सकता है वहाँ।
जैसे कि वह जहाँ जाता है वहाँ बैठ जाता है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आई होगी। यहाँ पर क्या आ सकता है, यहाँ पर आपका वहाँ। ठीक, इसके बाद आपका नेक्स्ट है 9वां नियम है संयुक्त वाक्यों के प्रधान उपवाक्यों में घनिष्ठ संबंध बताने के लिए। जो आपका संयुक्त वाक्य जो होता है उसमें आप अच्छे से जानते हो कि प्रधान उपवाक्य होते हैं। तो प्रधान उपवाक्यों में घनिष्ठ संबंध बताने के लिए, जैसे कि पहले मैं आगरा गया, फिर उसके बाद यहाँ से इसने जोड़ा इसे, फिर मैंने ताजमहल देखा, इसके और इसके बीच संबंध है। आप ये अच्छे से समझ सकते हो, इन दोनों वाक्यों के बीच संबंध है। इसके बाद और वहाँ से मैं गांव वापस आ गया। अब यहाँ पर ये वाला जो वाक्य है और आपका ये वाला जो वाक्य है, तो इन दोनों के बीच में एक आपका संबंध बताया जा रहा है। यानी कि ये तीनों जो वाक्य हैं, इन तीनों वाक्यों के अंदर क्या है, संबंध है। जैसे कि पहले मैं आगरा गया, फिर मैंने ताजमहल देखा और वहाँ से मैं गांव वापस आ गया। तो तीनों के बीच क्या है, एक संबंध है। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद हमारा 10वां नियम है, यहाँ पर बोला गया है संज्ञा या सर्वनाम के विषय में जो सूचना दी जा रही है उसके पहले और बाद में। यानी कि देखिए, जो भी संज्ञा या सर्वनाम होता है, यदि उसके बारे में कुछ सूचना दी जाती है तो वहाँ पर क्या होता है कि जो सूचना होती है वह अल्प विराम के बाद लिखी जाती है। जैसे कि राकेश राजेश का भाई है। राकेश कौन है, राजेश का भाई है। अब राकेश के विषय में सूचना दी जा रही है तो यहाँ पर क्या होगा कि पहले कॉमा लगाया हमने। फिर इसके बाद भला व्यक्ति है। अब ये भला व्यक्ति कौन है, वो भी तो आपका राकेश ही है। तो राकेश जब भला व्यक्ति है तो भला व्यक्ति राकेश के लिए बोला जा रहा है, तो फिर से यहाँ पर एक कॉमा लगाया हमने। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि वह व्यक्ति जिसके विषय में मैंने तुमको कल बताया था। अब जिसके विषय में मैंने कल तुमको बताया था, तो वह व्यक्ति कौन है, वह व्यक्ति। तो वह व्यक्ति जो है उसी के विषय में यह बात की जा रही है, तो यहाँ पर हमने एक कॉमा लगाया। इसके बाद उसे पुलिस पकड़कर ले गई। अब उसे पुलिस पकड़कर ले गई, तो वह व्यक्ति कौन है जैसे पुलिस पकड़कर ले गई है, तो वह व्यक्ति भी कौन है, वह व्यक्ति, ये वाला जो व्यक्ति है इसी के बारे में बोला जा रहा है कि उसे पुलिस पकड़कर ले गई। तो यहाँ पर हमने क्या किया, फिर से एक कॉमा लगाया। ठीक, अब इसके बाद है आपका 11वां नियम है पर, इसलिए, क्योंकि, लेकिन, किंतु, परंतु, जो, तो, बल्कि, तथापि, अतः, जिससे, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं इत्यादि शब्दों से पहले क्या होगा, आपका अल्पविराम का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि वह सो रहा है, कॉमा लगाया, क्योंकि वह देर रात तक जागा था। ठीक, यहाँ पर क्या है, क्योंकि, और क्योंकि से पहले यहाँ पर ये अल्पविराम का प्रयोग किया जा रहा है। इसके बाद है आपका आपको मेहनत करनी चाहिए जिससे आप अपने जीवन में सफल हो सकें। अब यहाँ पर ये जो आपको जिससे दिख रहा है, तो जिससे के पहले हमने क्या किया, कॉमा का प्रयोग किया। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आई होंगी। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद हमारा 12वां नियम है, इसमें बोला जा रहा है किसी व्यक्ति को संबोधित करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह के स्थान पर। वैसे ये नियम जो है वे हमने पहले भी आपको करा रखा है, लेकिन वहाँ पर हमने विस्मयादि बोधक ये जो चिन्ह है इसका प्रयोग नहीं किया था। ठीक, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं और इसे यहाँ से भी देख सकते हैं, इसीलिए हमने सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया है। जैसे कि मोहन तुम क्या कर रहे हो, तो यहाँ पर ये जो विस्मयादि बोधक चिन्ह है इसके स्थान पर यहाँ पर ये चिन्ह प्रयोग किया जा रहा है। जैसे कि मोहन, फिर हमने कॉमा लगाया, फिर तुम क्या कर रहे हो। ठीक, आपका वाक्य जैसे का तैसा ही रहेगा, एज इट वैसा की वैसा ही रहेगा, लेकिन ये जो चिन्ह जो होगा वो आपका परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पर ये विस्मयादि बोधक का निशान है यहाँ पर आपका, और यहाँ पर ये आपका कॉमा है। ठीक, सिर्फ इतना ही परिवर्तित हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारा 13वां नियम है हाँ, नहीं, अच्छा, बस, सचमुच जैसे शब्दों से शुरू होने वाले वाक्यों में।
अब आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों से जब कोई वाक्य आरंभ होगा तब वहाँ पर क्या होगा, आपका अल्प विराम का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि हाँ, जैसे कि हाँ का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, हाँ मैं कल विद्यालय जाऊंगा, तो यहाँ पर क्या है, आपका अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई होंगी। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है हमारा अर्ध विराम। अल्प विराम आपका यहीं पर समाप्त होता है। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट जो हम विराम चिन्ह पढ़ने वाले हैं वो है आपका दूसरा अर्ध विराम, जिसे हम सेमीकोलन के नाम से अंग्रेजी में जानते हैं। इसका चिन्ह आपका ये होता है, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहला हमें नियम पढ़ना है। यहाँ पर दिया है पूर्ण विराम के स्थान पर जब वाक्य समाप्त ना हो रहा हो। देखिए ये जो आपका अर्ध विराम होता है, जिसका मुख्य कार्य यही होता है, जब वाक्य समाप्त नहीं हो रहा है उससे पहले जब पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाना है तो वहाँ पर क्या होता है, आपका अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे, प्रोफेसर नीलसन ने महसूस किया कि उनकी अगली लेखन कक्षा में 2 फुटबॉल खिलाड़ी, एक बास्केटबॉल स्टार और 3 चीयर लीडर्स शामिल होंगी। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर यदि यहाँ तक ये वाक्य पूरा समाप्त हो जाता, यहाँ तक ही इतना, ये ही मैटर जितना है इतना ही मैटर रहता, इसके बाद आपका कोई भी मैटर नहीं होता, तो यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग होता। लेकिन यहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके बाद भी आपका मैटर स्टार्ट है। जैसे कि खेल के प्रति अपने समर्पण को लेकर उसकी चिंता के बावजूद इन सभी छात्रों ने कड़ी मेहनत की और अच्छे ग्रेड प्राप्त किए। ठीक, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। यहाँ पर क्या हो रहा है आपका कि यहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि वाक्य जो है, जो मैटर जो है वो अभी समाप्त नहीं हुआ है। ठीक, तो इस प्रकार की जब कभी भी आपको कंडीशन दिखेगी तब आप क्या करोगे, अर्ध विराम का प्रयोग करोगे। ठीक, तो यहाँ पर फर्स्ट नियम जो है हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग होना है, उसके स्थान पर हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। इसके लिए आपके कुछ पॉइंट्स हैं, वही हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने पॉइंट पढ़ रखा है। इसके बाद आपका ये वाला पॉइंट है, जैसे कि पूर्ण विराम के स्थान पर हमें प्रयोग करना है किसका, अर्ध विराम का। लेकिन कब करना है, जहां सार्थक और आकर्षण तरीके से प्रवाहित होने वाले वाक्यों को बनाया जाए। जहां पर क्या होगा, सार्थक और आकर्षण तरीके से प्रवाहित होने वाले वाक्यों को ही बनाया जाएगा, वहीं पर आपको सिर्फ ये करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, मेरा भाई हमेशा पक्षियों के साथ जागता है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, आपका पूर्ण विराम का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम अर्ध विराम का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है आपका पूर्ण विराम के स्थान पर, लेकिन कब, जब जटिल सूची को पढ़ने में आसान बनाना हो। अब यहाँ पर होता क्या है कि जैसे कि आप एक पूरा पैराग्राफ पढ़ रहे हो और उस पैराग्राफ को पढ़ते समय क्या हो रहा है कि एक ही प्रकार के बार बार, देखिए जैसे कि आपको पता है कि देखिए अल्पविराम जो होता है उसका प्रयोग सबसे अधिक होता है। ठीक, अब यदि यहाँ पर आप देखोगे तो अल्पविराम का प्रयोग यदि आप बार बार इसी प्रकार से करते जा रहे हो तो वहाँ पर जो आपका पैराग्राफ है उसे पढ़ने में क्या होगा, थोड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन उसे पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो ऐसे, जैसे कि आपके कोई भी, देखिए कोई भी आपका विराम चिन्ह है, यदि उसका बार बार प्रयोग हो रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, उसे पढ़ने में ना थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो वहाँ पर हमें क्या करना होगा, पूर्ण विराम के स्थान पर अर्ध विराम का प्रयोग करना होगा। जैसे कि आप यहाँ पर ये देख रहे हो, यहाँ पर अल्प विराम का सबसे अधिक प्रयोग किया जा रहा है, और जैसे ही ये वाक्य खत्म होता है तो यहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अर्ध विराम का प्रयोग कर रहे हैं। फिर इसके बाद एक और वाक्य स्टार्ट होता है और यहाँ पर भी आपका देखिए फिर से ही आपका अल्प विराम है उसी का प्रयोग हो रहा है, और यहाँ पर जैसे ही आपका वाक्य खत्म होता है तो वहाँ पर आप क्या करते हो, अर्ध विराम का प्रयोग कर देते हो। लेकिन यहाँ पर अर्ध विराम का प्रयोग होगा कहाँ, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर होगा जहाँ पर आपका पूर्ण विराम का प्रयोग होना है। ठीक, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर बोला गया है जब दो स्वतंत्र उपवाक्यों में से दूसरा पहले के बारे में अधिक जानकारी देता हो। इसमें क्या है कि देखिए दो आपके स्वतंत्र उपवाक्य हैं, उनमें से क्या होगा कि दूसरा उपवाक्य जो होगा वो पहले के बारे में अधिक जानकारी देगा। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल से समझिए, मुझे अलास्का से नफरत है, बहुत ठंडा है। अब जो अलास्का से नफरत करता है तो वह नफरत करता क्यों है? क्योंकि अलास्का क्या है, बहुत ठंडा है। अब ये बहुत ठंडा जो वाला आपका जो सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस जो है, इस वाले सेंटेंस के बारे में जानकारी दे रहा है कि इससे यदि इससे अलास्का से नफरत है तो वह क्यों है, क्योंकि वह बहुत ठंडा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अर्धविराम का प्रयोग करना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर दिया हुआ है देखिए मैं सभी जानवरों से प्यार करता हूँ, कुत्ते मेरे पसंदीदा हैं। अब यहाँ पर देखिए मैं सभी जानवरों से प्यार करता हूँ। अब ये व्यक्ति जो है वह सभी जानवरों से प्यार करता है, लेकिन सभी जानवरों से प्यार करता क्यों है, इसका मेन रीजन क्या है? तो इसका मेन रीजन है क्योंकि वह कुत्ते पसंद हैं, उसे क्या है, कुत्ते पसंद है। और कुत्ता क्या होता है, एक जानवर होता है। और जब कुत्ता एक जानवर है, उसे जब वो पसंद करता है तो वह इसी के अकॉर्डिंग वह जितने भी आपके जानवर हैं उन सभी से भी वह प्यार करता है। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका धारावाही सूची लिखते समय। अब धारावाही सूची होता क्या है, जब आप एक ही प्रकृति के शब्दों को बार बार दोहरा रहे हो, जब एक ही प्रकृति के शब्दों को आप बार बार दोहराव कर रहे हो और एक ही कंडीशन पर बात कर रहे हो, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, आपका धारावाही सूची बन जाती है। अब धारावाही सूची को लिखते समय जैसे कि यहाँ पर आपका ये सेंटेंस दिया हुआ है, काफ़ी लंबा सेंटेंस है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जब पढ़ने या बोलने में पूर्ण विराम से कम समय लगे और अल्प विराम से अधिक समय लगे, तब वहाँ पर हमें क्या करना है कि अर्धविराम का प्रयोग करना है। जैसे कि पैसा लुट गया है, नौकरी छूट गई है, अब क्या करूं? तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अर्धविराम का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विपरीत भाव प्रकट करने के लिए। ठीक, जैसे कि मूर्ख ना बनो, शांति से सोचो। अब शांति से सोचने वाला जो व्यक्ति होगा वो क्या होगा, आपका बुद्धिमान होगा। और यहाँ पर क्या बोला है, मूर्ख ना बनो, यानी कि मूर्ख और बुद्धिमान इन दोनों का क्या है, यहाँ पर विपरीत है। ठीक, इसके बाद है आपका यहाँ पर समानाधिकरण वाक्यों के बीच में। अब समान अधिकार दिखाने वाले जो वाक्य होते हैं उनमें आप अधिकतर देखिए यहाँ पर क्या होता है, आपका और का प्रयोग किया जाता है। ठीक, जैसे कि आप बोलते हो माता और पिता, भाई और बहन, इस प्रकार से आप बोलते हो, तो माता और पिता दोनों में क्या है, समान अधिकार है। और यहाँ पर भाई और बहन का क्या है, समान अधिकार है। तो जहाँ पर समान अधिकार की बात की जाएगी तो वहाँ पर क्या होगा, आपका अर्धविराम का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि खाना खाओ, विश्राम करो। ठीक, इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है संबंधित वाक्यों को अलग अलग करने के लिए। जिन दो वाक्यों में आपका संबंध दिखाया जा रहा है, एक वाक्य जो होगा वो दूसरे से संबंधित होगा, तब वहाँ पर उनको अलग अलग करने के लिए, जैसे कि मोहन ने ही चोरी की है, वह ही कमरे में गया था। यानी कि मोहन ने ही चोरी की है, ये बात कैसे पता लगा कि वह ही कमरे में गया था? तो ये दोनों वाक्य आपस में क्या है, संबंधित हैं, इसलिए इनके बीच में क्या किया जा रहा है, यहाँ पर अर्धविराम का प्रयोग किया जा रहा है। इसके बाद है आपका संयोजक क्रिया विशेषण से पहले जब इसलिए आए। ठीक है, संयोजक क्रिया विशेषण जब कभी भी आएगा तो वहाँ पर यदि इसलिए आ रहा है यानी कि कारण बता रहा है, तब वहाँ पर क्या होगा, आप अर्धविराम का प्रयोग करोगे। जैसे कि भारी बारिश होने लगी इसलिए मैच रद्द हो गया। अब इसलिए आ रहा है और इसलिए से पहले ही हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अर्धविराम का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन हम कर क्यों रहे हैं, यहाँ पर क्या है आपका संयोजन क्रिया विशेषण। अब संयोजन क्रिया विशेषण क्या है, यहाँ पर है आपका रद्द, हो और गया। देखिए 1, 2 और 3 ये तीनों क्रियाएं मिलकर क्या कर रही हैं, आपका संयोजक क्रिया विशेषण का निर्माण कर रही हैं। ठीक, ये जो है ये आपका एक पदबंध के अंदर भी आता है। यदि आप इसे बोलोगे तो यह एक क्रिया विशेषण पदबंध भी बन जाता है। यदि आपने पदबंध ना पढ़ा हो तो पदबंध भी आपका
काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हिंदी में, उससे भी आपके काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आपने पदबंध ना पढ़ा हो तो पदबंध भी आप इन डिटेल में पढ़ सकते हैं, चैनल पर जाकर आपको वहाँ से वीडियो मिल जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संक्रमण शब्दों से पहले अर्धविराम का प्रयोग। देखिए, संक्रमण शब्दों से पहले अर्धविराम का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, ये चीज़ें अब हमें समझनी है। अब आपको यदि ये समझ ना आ रहा हो कि ये संक्रमण शब्द होता क्या है, तो देखिए संक्रमण शब्द वे शब्द होते हैं जैसे कि आपने अंग्रेजी ग्रामर में पढ़ा होगा, जिसे हम लिंकिंग डिवाइस कहते हैं या फिर हम उसे कंजंक्शन कहते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि वह शब्द जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें कहते हैं हम संक्रमण शब्द। जैसे कि आप एग्जाम्पल से समझिए, यहाँ पर दिया हुआ है समानता का संक्रमण। अब समानता का संक्रमण दिखाने के लिए यहाँ पर शब्द क्या प्रयोग किया जा रहा है, इसी तरह। अब यहाँ इसी तरह के द्वारा क्या होगा, समानता का संक्रमण होगा। जैसे कि ठीक वैसे ही जैसे छात्रों को स्कूल में पढ़ाया जाता था, इसी तरह उन्हें ट्यूशन में पढ़ाया जाता है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर ये जो था है, यहाँ पर क्या है, पूर्ण विराम का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं हो रहा है। यहाँ पर किसका हो रहा है, आपका अर्धविराम का प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि यहाँ पर क्या है, समानता का संक्रमण। अब इसी प्रकार से दूसरा पॉइंट है हमारा स्थिति का संक्रमण, जहाँ पर क्या होगा, स्थिति का संक्रमण दिखाया जाएगा। जैसे कि प्रदान करना। अब स्थिति क्या है, स्थिति और स्थान, इन दोनों में काफ़ी अंतर होता है। देखिए, स्थिति का मतलब होता है कि जैसे कि कोई किस कंडीशन में है, वह स्थिति कहलाती है, और स्थान होता है वह स्थान क्या है। जैसे कि आप इसे समझिए, जैसे कि ध्यान से, जैसे कि मैं तुम्हारे लिए खिलौने खरीदूंगा बशर्ते आप अपना गृह कार्य समय पर पूरा करो। यहाँ पर क्या है कि प्रदान करना वाला जो भाव है वो दिखाया गया है। जैसे कि आप यहाँ पर ध्यान से समझ सकते हैं, मैं तुम्हारे लिए खिलौने खरीदूंगा का मतलब होता है कि मैं तुम्हें खिलौने खरीद कर दूंगा यदि आप समय पर अपना कार्य पूरा करोगे, समय पर अपना गृह कार्य पूरा करोगे, तो मैं आपको क्या करूंगा, खिलौने प्रदान करूंगा या खिलौने खरीद कर दूंगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, प्रदान करना का भाव है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर खरीदूंगा, यहाँ पर आपका पूर्ण विराम का प्रयोग होना था, लेकिन यहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग ना करते हुए यहाँ पर क्या किया जा रहा है, अर्धविराम का प्रयोग किया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, तीसरा पॉइंट है, यहाँ पर बोला गया है समय का संक्रमण। अब समय का संक्रमण दिखाने के लिए यहाँ पर किस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, तुरंत का प्रयोग किया जा रहा है। अब इसके द्वारा समय का संक्रमण कैसे होगा, जैसे कि मेरे पिताजी ने मुझे बुलाया बैठक समाप्त होने के तुरंत बाद। अब यहाँ पर क्या होगा, पूर्ण विराम का प्रयोग होना था, लेकिन यहाँ पर किसका हो रहा है, अर्धविराम का प्रयोग हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, समय का संक्रमण है, और समय का संक्रमण किसके द्वारा बताया जा रहा है, तुरंत शब्द के द्वारा बताया जा रहा है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आई होंगी। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट चौथा पॉइंट है, यहाँ पर बोला गया है कार्य पर जोर देकर बताने का संक्रमण। जब किसी कार्य पर जोर देकर बोला जाएगा तो उसके बारे में बोला जा रहा है, और यहाँ पर शब्द क्या प्रयोग हो रहा है, वास्तव में। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है, मेरे पिता वहाँ पहुँच गए, वास्तव में फिर जो हुआ। इस प्रकार से जब जोर देकर बोला जाता है तो वहाँ पर क्या है, ये अर्धविराम का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे कि पांचवा पॉइंट है आपका विपरीत का भाव दिखाने का संक्रमण। और विपरीत का भाव दिखाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, यहाँ पर फिर भी। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि वह परीक्षा से पहले बीमार हो गया फिर भी अच्छे नंबर से पास हुआ। यहाँ पर क्या है, विपरीत का भाव दिखाया जा रहा है। यानी कि यदि वह परीक्षा से पहले बीमार हो गया है तो फिर भी वह अच्छे नंबर लेकर आ रहा है। यानी कि बुरा होने के साथ यदि बुरा होगा तो वहाँ पर सेम है, लेकिन बुरा होने के साथ यदि अच्छा हो रहा है तो वहाँ पर क्या है, वो आपका विपरीत है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अर्धविराम का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि आपका छठवां पॉइंट है यहाँ पर
अतिरिक्त कारण दिखाने का संक्रमण। जब किसी कार्य के होने के बाद एक कारण दिखाया जा रहा है कि इस कार्य के होने का यह कारण है, फिर आपसे बोला जा रहा है कि ये इस कार्य के होने का कारण ये भी है, यानी कि एक कारण होते हुए भी आपको अतिरिक्त कारण बताए जा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा आपका अतिरिक्त कारण दिखाने का संक्रमण। और इसके लिए हम जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं वो क्या है आपका इसके अलावा। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारे यहाँ पर, खराब मौसम के कारण उड़ान में देर हुई, और यहाँ पर हमने अर्धविराम का प्रयोग किया। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहला कारण हो गया कि उड़ान में देर होने का कारण क्या है, खराब मौसम। ठीक, इसके अलावा कुछ तकनीकी समस्याएं थी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक कारण तो पहले ही बता दिया गया है, उसके बाद आपका दूसरा कारण और बताया जा रहा है। ठीक, अब इसके बाद आपका 7वां पॉइंट है, इसमें बोला जा रहा है विपरीत कार्य होने का संक्रमण। अब जो विपरीत कार्य होगा उसका संक्रमण दिखाया जाएगा, और उसके लिए शब्द जो प्रयोग किया जाएगा वो क्या है आपका हालांकि। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है, वह गरीब पैदा हुआ था, हालांकि अपनी कड़ी मेहनत के कारण वह धनवान बना। अब यहाँ पर क्या है, विपरीत कार्य हो रहा है, यानी कि वह गरीब हो रहा, देखिए गरीब पैदा हो रहा है तो वह गरीब ही रहना चाहिए, तो वहाँ पर क्या है सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या है गरीब पैदा हो रहा है, उसके बाद अपनी मेहनत से वह क्या हो गया अमीर हो गया, तो वहाँ पर क्या है वो दोनों विपरीत हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा 8वां पॉइंट है, यहाँ पर बोला जा रहा है किसी कार्य के कारण को दिखाने का संक्रमण, और इसके लिए जो शब्द प्रयोग हो रहा है वो है आपका इसलिए। ठीक, एग्जाम्पल से समझते हैं, आज मेरे बेटे को नौकरी मिली है और इसलिए मैंने उसे एक कार भेंट की है। अब यहाँ पर आप अच्छे से समझ रहे होंगे, यहाँ पर क्या है आपका किसी कार्य के कारण को दिखाने का संक्रमण है, और शब्द का प्रयोग किसका हो रहा है आपका इसलिए। ठीक, जैसा कि यहाँ पर है। ठीक, अब यहाँ पर जो आपके 2 वेद हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पर ये आपका तीसरा वेद है जिसे हम कहते हैं पूर्ण विराम, जिसे हम अंग्रेजी में फुल स्टॉप के नाम से पढ़ते हैं। अब यहाँ पर यदि इसकी बात की जाए तो इसका अर्थ होता है पूर्ण रूप से ठहरना, यानी कि जब आप किसी भी बात को बोल रहे हो और बोलने के बाद पूर्ण रूप से ठहर रहे हो, इसके बाद आपको कुछ भी नहीं बोलना है उससे संबंधित, तब वहाँ पर क्या है पूर्ण रूप से ठहराव है, यानी कि क्या है आपका पूर्ण विराम का ही प्रयोग करना है। जैसे कि अब यदि आपके इसके भेद की बात की जाए तो इसके टोटल आपके 2 भेद होते हैं, कहीं कहीं पर इसके 3 भेद भी बताए जाते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जैसे कि इसके टोटल आपके 2 भेद होते हैं। सबसे पहला भेद होता है आपका एक खड़ी पाई, जिसे हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये इसका साइन है। ठीक, इसके बाद दूसरा भेद है आपका 2 खड़ी पाई। 2 खड़ी पाई को हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। यहाँ पर छंद वगैरह जब आप पढ़ते हो, काव्य की बात करते हो, तो वहाँ पर आपका इसका प्रयोग प्राचीन समय से होता आ रहा है। जैसे कि अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कुछ लोग वर्तमान समय में हिंदी में फुल स्टॉप यानी कि इस चिन्ह का इसका प्रयोग करने लगे हैं, लेकिन यह व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण रूप से गलत है। कुछ लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर पहला भेद ये होता है, दूसरा भेद ये होता है और तीसरा भेद इसका ये होता है, लेकिन तीसरा भेद इसे नहीं माना जा सकता केवल हिंदी में। हिंदी में आपका ये भेद कभी भी काम नहीं करेगा, क्योंकि ये टोटली अंग्रेजी में ही कार्य करता है। जब इसका प्रयोग यदि आप हिंदी में करते हो तो कुछ लोग वर्तमान समय में इसका प्रयोग भी हिंदी में करने लगे हैं। यदि आपने ना देखा हो तो ये चीज़ जान लीजिए, कुछ लोग हिंदी में भी इसका प्रयोग करने लगे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इसका प्रयोग यदि आप हिंदी में करते हो तो वह व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण रूप से गलत ठहराया जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपके एग्जाम में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं विराम चिन्हों से संबंधित, डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं थ्योरी से संबंधित। तो वहाँ पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी तरफ नज़र डालते हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है, श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 होती है। सीधा ही डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विराम चिन्हों की संख्या
कामता प्रसाद जी के अनुसार कितनी होती है, तब आप वहाँ पर क्या बताओगे, संख्या कितनी होती है आपकी 20 होती है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, श्री कामता प्रसाद जी ने बताया पूर्ण विराम अकेला ऐसा विराम चिन्ह है जो कि एक हिंदी भाषा का विराम चिन्ह है, बाकी सभी जो आपके विराम चिन्ह है वो सभी आपके अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या है कि पूर्ण विराम जो है वो अकेला ऐसा चिन्ह है जो कि हिंदी भाषा का है। किसका है, हिंदी भाषा का है। और बाकी सभी जो आपके विराम चिन्ह होते हैं वो सभी आपके किस भाषा से लिए गए हैं, अंग्रेजी भाषा से, ठीक। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं, ठीक। इसका बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर बोला गया है हिंदी व्याकरण को एक व्यवस्थित रूप प्रदान करने का जो कार्य था यहाँ पर प्रदान, ठीक। तो यहाँ पर देखिए हिंदी व्याकरण को एक व्यवस्थित रूप प्रदान करने का कार्य कामता प्रसाद जी ने किया था। यदि आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि हिंदी भाषा को एक व्यवस्थित रूप प्रदान किसने किया, तब आप वहाँ पर बताओगे सिर्फ और सिर्फ क्या बताओगे आप वहाँ पर, कामता प्रसाद, ठीक, कामता प्रसाद जी, ठीक। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इसके बाद हमें यहाँ पर पूर्ण विराम के जो आपके प्रयोग हैं वो किस किस प्रकार से पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है उन्हें समझते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यहाँ पर हमें समझना है पूर्ण विराम चिन्ह के प्रयोग। अब ये पूर्ण विराम चिन्ह के प्रयोग कहाँ कहाँ पर किए जाते हैं, किस किस प्रकार से किए जाते हैं, इसके क्या नियम होते हैं, वो सारी चीज़ें हम इन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला है हमारा साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य तथा संयुक्त वाक्य के अंत में, ठीक। क्या होगा यहाँ पर, साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य, और वो भी कहाँ पर हम प्रयोग करना है, सिर्फ और सिर्फ अंत में, ठीक। जैसे कि सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है सोहन पानी पीता है। अब सोहन पानी पीता है, यह जो आपका वाक्य है ये क्या है, आपका साधारण वाक्य है। तो यहाँ पर हमें किसका प्रयोग करना है, पूर्ण विराम चिन्ह का, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा शंकर अखबार पढ़ रहा है। शंकर अखबार पढ़ रहा है, विवेक खाना खा रहा है। शंकर अखबार पढ़ रहा है, विवेक खाना खा रहा है। अब ये कैसा वाक्य है, तो आप अच्छे से जानते हो कि ये कैसा है, एक संयुक्त वाक्य है। अब यहाँ पर इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता पूर्ण विराम का, और ये क्यों नहीं किया जा सकता, ये चीज़ें हमने आपको पहले ही बता रखी है। इसके बाद यहाँ पर इसका सबसे लास्ट में ही प्रयोग करना होगा, ठीक। इसके बाद आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है यदि तुम मेहनत करोगे तो निश्चित ही सफल हो जाओगे। अब ये जो आपका वाक्य है आप अच्छे से जानते हो ये कैसा वाक्य है, एक मिश्रित वाक्य है। और मिश्रित वाक्य के यहाँ पर अंत में किसका प्रयोग हो रहा है, पूर्ण विराम का प्रयोग हो रहा है, ठीक। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा दूसरा है, यहाँ पर हमसे बोला गया है अप्रत्यक्ष प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में। देखिए यदि आपको समझ ना आ रहा हो कि अप्रत्यक्ष प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो आप समझ लीजिए अप्रत्यक्ष प्रश्नवाचक वाक्य वे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं जहां पर प्रश्न तो पूछा जाता है लेकिन उसका उत्तर नहीं आता, प्रश्न होता है लेकिन उसका उत्तर नहीं आता, वो कहलाते हैं आपके अप्रत्यक्ष प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे कि उसने बताया नहीं कि वह कहाँ है। और इसका एक और बता देते हैं आपको पॉइंट, यहाँ पर ये जो आपको निशान दिख रहा है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको पूर्ण विराम ही दिखेगा, यहाँ पर कभी भी आपको प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं दिखेगा, ठीक। तो यहाँ पर हमारा ये एग्जाम्पल है उसने बताया नहीं कि वह कहाँ है। अब यहाँ पर देख रहे हो आप कि प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग हो रहा है लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं हो रहा है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, जैसे कि तीसरा है जो हमने आपको पहले बताया था कि पद काव्य, जैसे कि दोहा, सोटा, चौपाई आदि में पूर्ण विराम के दोनों भेदों का प्रयोग जो हो रहा है वो प्राचीन समय से ही होता आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। यदि ये चीज़ें आपको समझ ना आ रही हो कि कब ये वाला चिन्ह लगता है और कब ये वाला चिन्ह लगता है, तो हमने आपको जो आपका छंद वाला जो टॉपिक है उसमें हमने आपको इन डिटेल ये सारी चीज़ें बताई हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो यहाँ पर क्या है, एक पाई लकीर है, इसके बाद है
जय कपीस तिहु लोक उजागर। यहाँ पर क्या है, 2 पाई लकीर है। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा चौथा पॉइंट है, यहाँ पर दिया गया है समुच्चय बोधक अव्यय पदों और अथवा परंतु इसलिए से पहले। देखिए ये जो आपके जो शब्द दिख रहे हैं 1 2 3 4, ये इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो आपके समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक, अब यहाँ पर इनके बारे में यदि बात की जाए, देखिए शब्द क्या होता है और पद क्या होता है, इस चीज़ को आप ध्यान से समझ लीजिए। यदि आप किसी वाक्य को लिख रहे हो, जैसे कि हमने लिखा यहाँ पर राम घर जाता है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो आपका जाता शब्द है, वैसे आप इसे क्रिया बोलोगे तो यहाँ पर ये क्या है, ये आपका एक पद है। यदि इसी को वाक्य के साथ लिखा जाता है तो यहाँ पर ये एक पद कहलाता है। यदि वाक्य से अलग इसे रख दिया जाए, यदि ये वाक्य के अंदर प्रयोग नहीं हो रहा है, जैसे ही हम डायरेक्टली यहाँ पर बोल देते हैं जाता, तो यहाँ पर ये क्या है, तो यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ एक शब्द है। यानी कि सीधा सीधा यही हम समझ सकते हैं कि यदि एक कोई भी आपका एक शब्द है जो कि वाक्य में प्रयोग किया जा रहा है, तो वहाँ पर वह एक क्या कहलाता है, पद कहलाता है। क्या कहलाता है, वह एक पद कहलाता है। ठीक, और यदि वह शब्द वाक्य के अंदर नहीं है, वह सादा रूप में अकेला शब्द है, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वह क्या कहलाएगा, आपका एक शब्द। ठीक, तो वह वहाँ पर क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर इस एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर बोला गया है समुच्चय बोधक अव्यय पदों और अथवा परंतु इसलिए इन शब्दों से पहले। जैसे कि ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं जो संसार में कुछ ना कुछ लाभकारी कार्य ना कर सकता हो। अब यहाँ पर इसी प्रकार से हमने ये लगाया है, तो इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा और दिख रहा है, देखिए। ठीक, इसके बाद ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं जिसके लिए संसार में एक ना एक उचित स्थान ना हो। ठीक, तो यहाँ पर आप देख रहे हो और अथवा परंतु इसलिए इस प्रकार के किसी प्रकार के शब्द प्रयोग किए जाएंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, वहाँ पर अल्प विराम का या आपका अर्ध विराम का प्रयोग नहीं किया जाएगा, वहाँ पर क्या होगा, आपका पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पर देखिए ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ पर पूर्ण विराम से संबंधित जो भी आपके नियम थे। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमें समझना है चौथा भेद, जो विराम चिन्हों का आपका चौथा भेद है, जिसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसे हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं साइन ऑफ इंटेरोगेटिव। देखिए इंटेरोगेटिव ही कहा जाता है इसे अंग्रेजी में। ठीक, प्रश्नवाचक को। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहला हमारा नियम है, इसे समझ लेते हैं। जब वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग ना हो, देखिए ऐसे वाक्य जहाँ पर प्रश्नवाचक शब्दों का, जैसे कि कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सभी क्या होते हैं, आपके प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। यदि इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाए किसी वाक्य में, फिर भी वहाँ पर क्या होगा, आपका प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। ठीक, तो ऐसे कितने आपके पॉइंट होते हैं, वो सारे ही पॉइंट हम देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है यहाँ पर, जहाँ व्यंग्यात्मक भाव हो, जहाँ कोई ऐसा भाव हो, व्यंग्यात्मक भाव हो। जैसे कि राम कल आगरा जा रहा है ना, जैसे कि हम बोलते हैं ना, तुम खाना खा रहे हो ना, इस प्रकार से हम बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका प्रश्न होता है, भले ही वहाँ पर आप प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग ना करो, लेकिन वहाँ पर भी आप बोल रहे हो, तो वहाँ पर भी आपका प्रश्न होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे आप, तो यहाँ पर क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट समझते हैं, और भी आपके पॉइंट है उनको देखते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यहाँ पर बोला गया है जब संदेह का भाव हो, जब वाक्य में संदेह का भाव हो लेकिन प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया हो। जैसे कि वह कल विद्यालय जाएगा या नहीं, वह सीता ही है या उसकी बहन है, तो यहाँ पर क्या है, आपका संदेह है। ठीक, इसके बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट, जहाँ अनिश्चय का भाव हो, जहाँ पर अनिश्चय का भाव हो, जहाँ निश्चय नहीं किया गया है, वहाँ पर क्या है, अनिश्चय है, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका प्रश्नवाचक का प्रयोग होगा, लेकिन वाक्य में प्रश्नवाचक आपके शब्द नहीं होंगे। जैसे कि
आप शायद उत्तर प्रदेश की शॉर्ट फॉर्म होती है यूपी में रहने वाले हो। तो यहाँ पर क्या है, निश्चय नहीं है इस बात का। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जहाँ अनुमान का भाव हो। जहाँ पर किसका भाव होगा, अनुमान का, सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा है वहाँ पर किसी भी कार्य का। जैसे कि वह झूठ बोल रहा है, इस प्रकार से जब अनुमान लगाया जाता है, आप स्वयं भी अनुमान लगाते हो कभी कभी, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट है आपका सरल या साधारण वाक्यों में। ये आपका सरल या साधारण वाक्य है, जैसे कि आप जैसा धर्मात्मा पैदा ही नहीं हुआ। जैसे कि आप बोलते हो कि आप जैसा धर्मात्मा अभी पैदा ही नहीं हुआ, आपने अभी खाना ही नहीं खाया। तो इस प्रकार के जो वाक्य होंगे वो क्या है, आपके सरल या साधारण वाक्य होंगे। वहाँ पर क्या होगा, प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग नहीं होगा, फिर भी वहाँ पर क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। ठीक, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर ये आपके दो नियम और हैं। ये दो नियम आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम हैं। इन दोनों नियमों को आपको अच्छे से समझना है। जैसे कि सबसे पहला नियम है, जब एक ही वाक्य में कई प्रश्नवाचक उपवाक्य हों और वे सभी एक ही प्रधान उपवाक्य पर आश्रित हों, तो वहाँ पर प्रत्येक उपवाक्य के अंत में केवल और केवल अल्प विराम का ही प्रयोग किया जाएगा। वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग केवल और केवल अंतिम उपवाक्य जो होगा उसके अंत में किया जाएगा। जैसे कि यदि आपको ना समझ आया हो तो देखिए, एक ही वाक्य में जब आपके कई सारे प्रश्नवाचक उपवाक्य हैं तो वहाँ पर क्या होगा, देखिए उन सबके लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आ सकता है, लेकिन हम उन वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम किसका प्रयोग करेंगे, अल्प विराम का ही प्रयोग करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग वहाँ करेंगे जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अंतिम जो उपवाक्य होगा आपका। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल है, रोहित कौन है। यहाँ पर ये जो है आपका, ये पूर्ण रूप से एक प्रश्नवाचक जो वाक्य है आपका, यहाँ पर प्रश्नवाचक का भी आपका प्रयोग हो सकता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 2 3 4 इस प्रकार से उपवाक्य बने हुए हैं। जो उपवाक्य जो क्या है, एक प्रधान उपवाक्य पर आश्रित हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जब कभी भी इस प्रकार से आपके उपवाक्य होंगे तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, अल्प विराम का ही प्रयोग करना है। जैसे कि रोहित कौन है, अल्प विराम, क्या करता है, अल्प विराम, कहाँ रहता है, अल्प विराम, यह सब तुम क्यों जानना चाहते हो। अब यहाँ पर ये जो अंतिम है, यहाँ पर क्या होगा, प्रश्नवाचक का प्रयोग होगा। अब आपको हम एक और पॉइंट बता देते हैं, उसको आप ध्यान से समझ लीजिए। आप किसी भी चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं तो उस जो भी आपका चिन्ह होगा उसका जो मेन स्थान है, ध्यान से समझ लीजिए, उसका जो मेन स्थान है वहीं पर उसका प्रयोग जो होता है पूर्ण रूप से किया जा सकता है, और जो आपके स्थान होंगे वहाँ पर भी उसका प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन वहाँ पर किसी और भी चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि अभी हम आपको एग्जांपल से समझाएं, यदि हम पूर्ण विराम की बात करते तो यहाँ पर देखते हो आप, तो यहाँ पर भी पूर्ण विराम का प्रयोग हो सकता है, यहाँ पर भी पूर्ण विराम का प्रयोग हो सकता है, यहाँ पर भी पूर्ण विराम का प्रयोग हो सकता है। इस प्रकार से आपके पूर्ण विराम से संबंधित जो भी होंगे आपके उपवाक्य होंगे, तो वहाँ पर आपका क्या होगा, पूर्ण विराम से संबंधित हैं सारे, तो वहाँ पर आप पूर्ण विराम लगा सकते हो। लेकिन वहाँ पर आप पूर्ण विराम नहीं लगाओगे, वहाँ पर कभी क्या होता है कि आपको अल्प विराम लगाना होता है, कभी क्या होता है आपका अर्ध विराम लगाना होता है, लेकिन जो आपका अंतिम वाक्य जो होगा वहाँ पर आपका पूर्ण विराम लगना ही लगना है। यही बात को हम आपको समझा रहे हैं कि जो भी आपका वाक्य हो, कैसा भी वाक्य हो, यदि आपका जो मेन स्थान है, जिस भी विराम चिन्ह का जो मेन स्थान है वहाँ पर उसका प्रयोग होना ही होना है। ठीक, ये चीज़ आप समझ लीजिए। ठीक, अब यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर भी प्रश्नवाचक आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, वहाँ पर भी आ सकता है, लेकिन प्रश्नवाचक का चिन्ह कहाँ पर आता है, अंत में आता है। और यहाँ पर ये पूरा मैटर जब समाप्त हो गया है तो अंत में तो हमें प्रश्नवाचक का प्रयोग करना ही करना है। बस यही चीज़ हम आपको समझाना चाहते थे। ठीक, इसके बाद आपका तीसरा पॉइंट है, यहाँ पर बोला गया है, अप्रत्यक्ष कथन वाले वाक्यों के अंत में कभी भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, केवल पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। देखिए, अप्रत्यक्ष कथन क्या होते हैं। अब जैसे कि आपने कोई भी एक प्रश्नवाचक वाक्य बोला, यदि किसी से भी आपने एक प्रश्नवाचक वाक्य बोला, तो वहाँ पर जब आपने उस वाक्य को बोला है तो वहाँ पर उसके उत्तर की संभावना ना हो,
वहाँ पर रिपीट में उसका उत्तर आएगा, यानी कि आपने प्रश्न पूछा है तो उसका उत्तर आना चाहिए। यदि उस प्रश्न को आप पूछ रहे हो तो वहाँ पर उत्तर आएगा, ये आपका संभव ना हो तो वहाँ पर क्या होते हैं, वो वाक्य जो होते हैं वो अप्रत्यक्ष कथन कहलाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, मैं यह नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं यह नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ। सामने वाला जो होगा वो इस प्रश्न का उत्तर नहीं देगा। अब यहाँ पर दूसरा वाक्य देखिए, उसने पूछा कि वह कहाँ है, उसने पूछा कि वह कहाँ है। अब ये जो आपका मेन प्रश्न है इसका उत्तर जो होगा वो आपका नहीं आएगा। जिस भी प्रश्न का उत्तर नहीं आता उसका क्या होता है कि वह अप्रत्यक्ष कथन कहलाता है। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चौथा पॉइंट है, जहाँ पर बोला गया है जहाँ प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग हो और जो आपकी जो वाक्य की जो प्रकृति रहेगी वो क्या रहेगी, आपका प्रत्यक्ष कथन। अब ये प्रत्यक्ष कथन क्या होता है और अप्रत्यक्ष कथन क्या होता है, इससे पहले हमने आपको अप्रत्यक्ष बताया था, तो उसमें हमने आपको बताया था जहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा हो लेकिन उसका उत्तर नहीं आए, आप प्रश्न करोगे लेकिन उसका उत्तर नहीं आएगा तो वो हैगा आपका अप्रत्यक्ष कथन। अब यहाँ पर प्रत्यक्ष कथन का क्या होगा कि देखिए, जहाँ पर प्रश्न किया जाएगा और उसका उत्तर आना ही है, जहाँ पर प्रश्न किया जाए और उसका उत्तर आना ही है, वहाँ पर वो होगा आपका अप्रत्यक्ष कथन। ठीक, देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह का हम सीधा सीधा आपको बता देते हैं प्रयोग कहाँ पर होगा। जहाँ पर कोई भी आप प्रश्न कर रहे हो तो उसका उत्तर आएगा, उसका उत्तर आना है, तो वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। यदि वहाँ पर आप प्रश्न कर रहे हो, भले ही आपका प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग हो रहा हो या ना हो रहा हो, लेकिन आप प्रश्न कर रहे हो लेकिन उसका उत्तर नहीं आएगा, उसका उत्तर नहीं आना है, तो वहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ पूर्ण विराम का प्रयोग करोगे, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं करोगे। ठीक, अब यहाँ पर अप्रत्यक्ष कथन को देख लेते हैं। जैसे कि तुम कहाँ जा रहे हो, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर देख रहे हो आप प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है और यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर हो क्यों रहा है, देखिए यहाँ पर जो है तुम कहाँ जा रहे हो, इस प्रश्न को यदि आप किसी से पूछते हो तो उसका उत्तर कुछ ना कुछ तो देगा ही, कि जैसे कि वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, या फिर इस प्रकार से किसी प्रकार से उत्तर देगा ही। ठीक, अब यहाँ पर क्या प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग हो रहा है और यहाँ पर बोला जा रहा है तुम मेरे साथ बाजार चलोगे, और यहाँ पर क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह का भी प्रयोग हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप किसी से पूछते हो कि क्या तुम मेरे साथ बाजार चलोगे, तो उसका उत्तर या तो वो हाँ में देगा या ना में देगा, या फिर उसका कुछ भी उत्तर दे सकता है, लेकिन उसका उत्तर आना स्वाभाविक है। ठीक, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो भेद है विराम चिन्हों का, जो नेक्स्ट भेद है वो है आपका पांचवा विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक, तो विस्मयादि बोधक चिन्ह को हम अंग्रेजी में बोलते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। इसके बाद यहाँ पर यदि इसके बारे में जानना हो तो जिन वाक्यों में व्यक्ति अपने भावों को प्रकट करता है, देखिए जिन वाक्यों में व्यक्ति अपने भावों को प्रकट करेगा वहीं पर आपका क्या होगा, ये जो आपका एक्सक्लेमेटरी साइन है उसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर इसका दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, इसके कुल 11 भेद होते हैं। टोटल कितने भेद होते हैं इसके, टोटल आपके 11 भेद होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर इन सारे ही भेदों को हम एक एक करके ध्यान से समझते हुए चलेंगे। जैसे कि सबसे पहला है आपका शोक बोधक। क्या है आपका, शोक बोधक। अब शोक बोधक में क्या होगा, जहाँ पर शोक बोधक शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, जहाँ पर वाक्य में ऐसा लगेगा कि शोक है, शोक जो आपका भाव है वो आपका उस वाक्य में है, वहीं पर आप क्या करोगे, शोक बोधक यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन का प्रयोग करोगे। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है हे राम और यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है। ठीक, ये क्या हुआ, अब यहाँ पर क्या है, इस शोक को दर्शा रहा है। इसी प्रकार से हाय और यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है और यहाँ पर बोला जा रहा है वह चल बसा, यानी कि वह चल गया, चल बसा यानी कि वह अब जीवित नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, शोक है और यहाँ पर भी क्या है, शोक है। ठीक, तो इस प्रकार के शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यहाँ पर दूसरा दिया हुआ है यहाँ पर तिरस्कार बोधक। तो तिरस्कार बोधक क्या होता है, जैसे कि आप किसी का तिरस्कार करते हो तो वहाँ पर क्या होता है आपका तिरस्कार बोधक। जैसे कि यहाँ पर शब्द प्रयोग किए जाते हैं छी,
थू थू, धिक्कार, हट, चुप, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब यहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल से समझें तो यहाँ पर दिया हुआ है आपका धिक्कार है तुम पे। ठीक, इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है छी कितना बुरा है। ठीक, इसके बाद आपका तीसरा पॉइंट है, यहाँ पर दिया हुआ है स्वीकृति बोधक, जब आप किसी को स्वीकृति देते हो, जैसे कि जी, ठीक, हाँ, जी हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा, इस प्रकार के शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। ठीक, इसके बाद आपका एग्जाम्पल से समझें तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है हाँ मैं कल आऊँगा, ये आपकी स्वीकृति हो गई। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पर बोला गया है जी हाँ वह मेरे साथ है। ठीक, इसके बाद आपका चौथा भेद होता है संबोधन बोधक। यहाँ पर आपके जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं जैसे कि हो, अजी, ओ, रे, री, अरे, हेलो, ए, इस प्रकार के यहाँ पर शब्द प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल से समझें, हेलो घर पर कोई है, इस प्रकार से। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा ए क्या कर रहा है। ठीक, इसी प्रकार से आपका पांचवा भेद होता है हर्षबोधक। हर्षबोधक में जो आपके जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो हैं बाबा, अति सुंदर, शाबाश, धन्य, इस प्रकार के आपको शब्द मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है आ मज़ा आ गया। ठीक, इसके बाद है आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है शाबाश तुमने सही उत्तर दिया। ठीक, इसके बाद आपका छठवां भेद होता है भय बोधक, जहाँ पर आपको क्या होगा कि भय का आभास होगा। ठीक, जैसे कि बाप रे बाप, हाय, उई माँ, त्राही त्राही। ठीक, इस प्रकार के आपको शब्द मिलेंगे, जैसे कि त्राही त्राही मची है हर जगह। इसके बाद नेक्स्ट है आपका जैसे कि हाय उसे पीटा गया। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको ये 6 पॉइंट अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट भेद होता है आपका 7वां आशीर्वाद बोधक। देखिए आशीर्वाद बोधक में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो होते हैं आपके दीर्घायु हो या जीते रहो, इस प्रकार से आप बोलते हो या आप सुनते भी हो। ठीक, तो यहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल से समझें, जैसे कि यहाँ पर बोला जा रहा है जीते रहो पुत्र तुम्हें अपने जीवन में कामयाबी मिले। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। इसके बाद है आपका 8वां भेद अनुमोदन बोधक। अब अनुमोदन बोधक में आपका प्रयोग होते हैं जो शब्द वो होते हैं हाँ हाँ, बहुत अच्छा, अवश्य, इस प्रकार के शब्द प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल से समझें, हाँ हाँ तुम्हारा कहना सत्य है। ठीक, इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा अवश्य आप जीतोगे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 9वां भेद होता है आपका विदास बोधक। तो विदास बोधक क्या होता है आपका, जैसे कि अच्छा, अच्छा जी, टाटा, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल से समझें, अच्छा अब हम चलते हैं। ठीक, जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा टाटा हम फिर मिलेंगे। ठीक, इसके बाद आपका 10वां भेद होता है व्यवस्था बोधक, जहाँ पर व्यवस्था दिखाई जाती है, जैसे कि काश, कदाचित, हे भगवान, इस प्रकार के आपको शब्द देखने को मिलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से समझें, काश मैं भी वहाँ जा पाता लेकिन विवश है वो नहीं जा पाया। ठीक, जैसे कि हे भगवान अब क्या होगा। ठीक, अब यहाँ पर आपका 11वां भेद होता है विस्मयादि बोधक। देखिए विस्मयादि बोधक जो होता है ये आपका एक अलग से भेद भी बनाया जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि जो आपके जितने भी आपके हर्ष, करुणा, भय, क्रोध, जो आपके संवेग होते हैं उन सभी का एक साथ प्रयोग किया जाता है, वो सभी यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ ये शब्द दिए गए हैं आपके अरे, क्या, ओह, सच, हे, सॉरी, हैं, ओहो, इस प्रकार के आपको शब्द देखने को मिलते हैं। जैसे कि अरे यह क्या हुआ, यहाँ पर है अरे तुम कब आए।
ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। देखिए वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि ये वीडियो यहीं पर समाप्त कर लें। इसके बाद जो आपके नेक्स्ट जो आपके वेद होंगे वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। ठीक, तो आशा है ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई होंगी। नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा उसमें आपके इन डिटेल जितने भी आपके पॉइंट होते हैं, जितने भी आपके वेद होते हैं, वो सारे ही वेद करा दिए जाएंगे। ठीक, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।